आज का जो हमारा टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म के वो ऑर्गेनेल हैं जो कि पावर हाउस ऑफ द सेल्स भी कहलाते हैं। अब इनको पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है इन्वॉल्व होते हैं या मेन साइट होते हैं फॉर द जनरेशन ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट दैट इज़ द ATP। और ATP क्या होती है? ये मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होती है फॉर मोस्ट ऑफ द सेल्स। तो अपनी इसी प्रॉपर्टी की वजह से, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ATP सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। तो कमिंग टू द डिटेल्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, पहले हम कुछ जनरल फीचर्स माइटोकॉन्ड्रिया के डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम इनका स्ट्रक्चर वाइज देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं बाउंड होते हैं बाय द डबल मेम्ब्रेन। सबसे पहले तो मेम्ब्रेन बाउंड है, और मेम्ब्रेन बाउंड भी इस तरह से हैं कि ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। एक जो होती है इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है और दूसरी जो है वो इनर मेम्ब्रेन होती है। फर्स्ट कौन सी मेम्ब्रेन है? आउटर मेम्ब्रेन, और सेकंड है इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्या है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड। सेकंड, अगर हम इनकी शेप देखें तो ये रॉड शेप होते हैं। तो शेप इनकी हो गई है रॉड शेप। साइज़ जो है वो वेरिएबल होता है, रेंज करता है बिटवीन 0.5 to 1 माइक्रोन। अच्छा, अबंडेंट जो होते हैं ये होते हैं इन द हेपेटोसाइट्स में, यानी कि हेपेटोसाइट्स में ये काफ़ी तादाद में होते हैं। जबकि RBCs जो होते हैं यानी कि रेड ब्लड सेल्स डू नॉट कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया। RBCs में कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते। इसकी वजह क्या होती है कि बिकॉज RBCs जो होते हैं वंस फॉर्म तो ये अपना लाइफ स्पैन जो होता है 120 डेज़ का उसको कंप्लीट करते हैं, और देन जो है ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं बाय द स्प्लीन। तो इस यही वजह है कि क्योंकि RBCs जो हैं वो डिवाइड नहीं हो रहे होते हैं और एक दफ़ा बनने के बाद अपना लाइफ स्पैन कंप्लीट करके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो इसलिए RBCs के अंदर कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो इसको दूसरे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल से डिफरेंशिएट करती है वो क्या है कि दे हैव देयर ओन DNA। और माइटोकॉन्ड्रिया का जो DNA है वो कहलाता है माइटोजीनोम। तो अब तक तो हमने ये पढ़ा था कि बेसिकली न्यूक्लियस जो है वो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल है कि जो DNA रखता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेकंड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल हैं जिनका के अपना ओन DNA होता है। और अपनी इस प्रॉपर्टी की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो सेल्फ रिप्लिकेबल होते हैं, यानी कि खुद से डिवाइड हो सकते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया की ये प्रॉपर्टी इसको दूसरे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल से डिफरेंशिएट करती है। तो एक दफ़ा हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है बाउंड होते हैं बाय द डबल मेम्ब्रेन, जो कि आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन है। नंबर सेकंड, इनकी जो शेप होती है वो रॉड शेप होती है। दूसरा, इनका साइज़ जो होता है 0.5 to 1 माइक्रोन तक वेरिएबल होता है। इसके अलावा ये अबंडेंट होते हैं इन द हेपेटोसाइट्स में, जबकि RBCs के अंदर कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते। और द लास्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी है कि माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन DNA, जो कि माइटोजीनोम कहलाता है। और अपनी इस प्रॉपर्टी की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो सेल्फ डिवाइडिंग होते हैं। तो अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को थोड़ा डिटेल में देखें तो सबसे पहले जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो ब्लू कलर से शो हो रही है दैट इज़ द आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। अच्छा, अब आउटर मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं? सबसे पहले तो ये फ्रीली परमिएबल है।
फॉर स्मॉल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स के लिए ये फ्रीली परमिएबल है, जबकि जो लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं तो वो भी आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं बाय प्रोटीन चैनल्स। अच्छा, इन चैनल्स का नाम क्या है? ये बेसिकली पोरिन्स कहलाते हैं चैनल जो होते हैं, जैसा कि हमने अपने शुरू के सेल मेम्ब्रेन के लेक्चर में भी पढ़ा था। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर मेम्ब्रेन है, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो फ्रीली इसको क्रॉस कर लेते हैं, जबकि लार्जर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके लिए यहाँ पे चैनल प्रोटीन्स होते हैं, जिनके थ्रू के लार्जर मॉलिक्यूल जो है वो क्रॉस होते हैं। तो इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन है ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है फॉर द एक्सचेंज ऑफ मेटाबोलाइट्स एंड इंफॉर्मेशन बिटवीन द माइटोकॉन्ड्रिया और द रेस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। अच्छा, अब अगर हम इसके एंजाइम्स देखें कि आउटर मेम्ब्रेन के अंदर कौन कौन से एंजाइम्स अटैच होते हैं और क्या फंक्शन अंजाम दे रहे होते हैं, तो पहला एंजाइम जो है वो है एसिटाइल को ए सिंथेटेस। तो एसिटाइल को ए सिंथेटेस का फंक्शन क्या है? ये कंबाइन करता है एसीटेट को विथ कोएंजाइम ए, और इस तरह से जो प्रोडक्ट बनती है वो होती है एसिटाइल को ए। और बेसिकली ये एसिटाइल को ए क्या है? एक्टिव फॉर्म है ऑफ फ्री फैटी एसिड्स। और फ्री फैटी एसिड जो हैं यहाँ से बनने के बाद एंटर हो जाते हैं इनटू ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल, जो कि लोकेट होता है इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ठीक है, तो हमने पहला एंजाइम क्या पढ़ा है आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का? एसिटाइल को ए सिंथेटेस, जो कि एसीटेट को कंबाइन कर रहा है विद द कोएंजाइम ए, और जो प्रोडक्ट बन रही है वो एसिटाइल को ए है, जो कि एक्टिव फॉर्म है और फ्री फैटी एसिड्स की। और ये फ्री फैटी एसिड जो हैं एंटर हो जाते हैं इनटू द ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। अच्छा, इसके बाद जो सेकंड एंजाइम है वो है ग्लाइसरो 3 फॉस्फेट एसिटाइल ट्रांसफरेज 3 फॉस्फेट एसिटाइल ट्रांसफरेज। अच्छा, अब इस वाले एंजाइम का फंक्शन क्या है? ये कैटालाइज करता है एसाइलेशन ऑफ ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट। अच्छा, इससे जो प्रोडक्ट बनती है वो होती है लाइसो फॉस्फेटिडिक एसिड। अब ये लाइसोफॉस्फेटिडिक एसिड क्या है? ये जो है एसाइल लिपिड है, इंटरमीडिएट है बेसिकली। ये एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है इन द सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट एसाइल लिपिड्स, जस्ट लाइक स्टोरेज लिपिड्स हो गई या मेम्ब्रेन लिपिड्स हो गई। ठीक है, तो सेकेंड एंजाइम हमने क्या पढ़ा है? ग्लाइसरो 3 फॉस्फेट एसिटाइल ट्रांसफरेज, जो कि कैटालाइज करता है एसाइलेशन ऑफ ग्लाइसरॉल 3 फॉस्फेट, और जो प्रोडक्ट बनती है वो बनती है लाइसोफॉस्फेटिडिक एसिड, जो कि एक इंटरमीडिएट है फॉर द सिंथेसिस ऑफ एसाइल लिपिड्स जस्ट लाइक स्टोरेज लिपिड्स और मेम्ब्रेन लिपिड्स। अच्छा, इसके बाद जो है कमिंग टू द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। अब इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो होती है अरेंज होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। तो इनर मेम्ब्रेन जो है माइटोकॉन्ड्रिया की
वो अरेंज होती है इन द फॉर्म ऑफ द शेल्फ, यानी कि इनवर्ट प्रोजेक्शन बना रही है, इनवर्ट रिजेस बना रही है। और ये रिजेस या प्रोजेक्शन जो हैं क्रिस्टी कहलाती है, माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी कहलाती हैं। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन जो होती है फोल्ड होती है एज माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी। बेसिकली क्रिस्टी का मीनिंग क्या होते हैं? क्रिस्टी जो होते हैं रिच को कहते हैं, रिच लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं ना उसको क्रिस्टी कहा जाता है। अच्छा, इस फोल्डिंग का पर्पस क्या होता है? तो बेसिकली जो इनर मेम्ब्रेन है ये मेन साइट है फॉर द जनरेशन ऑफ द एटीपी। तो इस तरह से इनर मेम्ब्रेन फोल्ड होके सरफेस एरिया क्योंकि इसका इंक्रीज हो रहा है, तो इस तरह से जो है मोर स्पेस मिल रही है फॉर द जनरेशन ऑफ द एटीपी। तो अगर हम इसके एंजाइम्स देखें तो माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी जो है इज द साइट है फॉर द प्रेजेंस ऑफ रेस्पिरेटरी चेन। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी क्या है? जो इनवर्ट मेम्ब्रेन की प्रोजेक्शन जो बन रही है, ब्लैक कलर से जो सारी शो हो रही है ये इनवर्ट मेम्ब्रेन है, और ये जो स्पेस है ये माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या प्रेजेंट है? द रेस्पिरेटरी चेन, जिसको कि हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी कहते हैं। और बेसिकली ये जो चेन है ये मेन साइट है फॉर द जनरेशन ऑफ द एटीपी। तो ये जो है रेस्पिरेटरी चेन जो है डिफरेंट प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस से एंजाइम से मिलकर बनती है, जो कि अरेंज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ द डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 1 टू कॉम्प्लेक्स 4। और इनका फंक्शन क्या होता है? डिटेल फंक्शन तो हम ज़ाहिर सी बात है ये बियॉन्ड दिस लेवल है कि अभी हमें इसका डिटेल फंक्शन डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, वो हम किसी और टाइम पर डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी चेन को। तो जस्ट ब्रीफली हम लोग यहाँ पे इसको देख रहे हैं। तो ये कॉम्प्लेक्सेस बनाती है रेस्पिरेटरी चेन जो होती है, अरेंज होती है इन द फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। और यहाँ पे डिफरेंट रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो हो रहे थे टेक प्लेस हो रहे होते हैं, और ये रिएक्शन बेसिकली रेडॉक्स रिएक्शंस कहलाते हैं। और इनकी जो एंड प्रोडक्ट होती है वो एटीपी होती है, दैट इज़ द एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है फॉर द मोस्ट ऑफ द सेल्स। तो यही वजह है, जैसा कि हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि वो एटीपी जनरेट करते हैं, इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। और जो जनरेशन ऑफ एटीपी जो है इसकी जो साइट है वो है माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी, जहाँ पे कि रेस्पिरेटरी चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो एग्जिस्ट करती है। तो अब कमिंग टू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स जो होता है बेसिकली ये स्पेस है जो कि इनर मेम्ब्रेन के अंदर इंक्लोज है। हमने ये वाला साइड पढ़ा था कि ये माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी है। अब ये जो स्पेस जो इंक्लोज कर रही है इनर मेम्ब्रेन, ये सारी मेम्ब्रेन जो है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, ये सारी स्पेस। अच्छा, अब मैट्रिक्स में क्या क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। दूसरा जो है एंजाइम्स एंड ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, जिसको कि हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। अच्छा, बेसिकली ये साइकिल जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है बायोकेमिकल पाथवे है, तो जो कि डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को मेटाबोलाइज करता है, और इस तरह से जो है एंड रिजल्ट जो होते हैं इन तमाम प्रोसेस का वो एटीपी प्रोडक्शन होता है। तो इस तरह से हमने पढ़ लिया कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो मेन फंक्शन है वो एटीपी प्रोडक्शन है। एटीपी प्रोडक्शन के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया जो है कुछ और फंक्शन भी प्ले करते हैं, जस्ट लाइक इन्वॉल्व होते हैं इन द प्रोग्राम सेल डेथ, जो कि प्रोसेस जो है ये एपोप्टोसिस कहलाता है। इसमें क्या होता है कि हमारे जो बॉडी के डिफरेंट सेल्स होते हैं जब अपने लाइफ स्पेन पूरा कर लेते हैं तो एक टाइम पीरियड के ऊपर वो खुद ब खुद ही डिस्ट्रॉय होके उनकी जो फाइनली डेथ हो जाती है। तो ये सारा कंट्रोल प्रोसेस होता है जिसको कि एपोप्टोसिस कहा जाता है।
अच्छा, दूसरा जो है ये आल्सो इन्वॉल्व होते हैं इन द सेल साइकिल और सेल ग्रोथ में, सेलुलर डिफरेंशिएशन में भी इन्वॉल्व होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है आल्सो इन्वॉल्व होते हैं इन द स्टोरेज ऑफ द कैल्शियम एंड डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अमोनिया इन द लिवर। तो इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक जो है वो एंड होता है। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।